मैं अपने आप को आईने में देख रही थी। मेरे बालों में चांदनी उतरने लगी थी। इन बालों को तो मैं रंगवा सकती थी, लेकिन चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ रही थी उनका मैं क्या करती। रोजाना होने वाला गहरा मेकअप और केमिकल की खराबी ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया था कि मैं 40 साल की उम्र में ही 60 या 70 साल की बुढ़िया लगने लगी थी। हर रात जवान मर्दों के साथ वक्त गुजारना कोई आसान काम नहीं था। मेरा पेशा ही ऐसे था कि मेरी किस्मत ने मुझे एक कोठी में पहुंचा दिया था। यहाँ आकर मेरा नाम गुनगुन पड़ गया, लेकिन अब यह गुनगुन बूढ़ी हो रही थी। वेश्या लोगों के लिए बुढ़ापा एक मौत के बराबर होती है। मेरी जिंदगी में भी यह बुढ़ापा धीरे धीरे मौत साबित हो रही थी। मेरी कोठी के बाहर अंधेरा होने लगा था। अब बड़ी बड़ी गाड़ी में आने वाले अमीरजादे अब मेरी कोठी के बाहर रुकने की बजाय आगे की तरफ चले जाते थे, जहाँ जवान और कम उम्र की हसीन लड़कियां होती थी। मेरे गुजरते जवानी ने मुझे मात दे दी थी। यही मुझे बहुत खौफनाक लग रही थी। हालात ऐसे ही रहते तो जल्द ही भीख मांगने की नौबत आ जाती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर एक दिन मेरे पास काम करने वाले मुकेश ने बताया कि परेशानी का एक हल है मालकिन। उसकी बातें सुनकर मुझे अपनी ज़िंदगी से एक नई उम्मीद मिली। मैंने पूछा कि मुकेश बताओ क्या हल है, क्या उपाय है। मेरा चेहरा तो देखो, मेरे हाथों को देखो, ऐसा लगता है कि जैसे बुढ़ापा मेरे चेहरे पर ही उतर आया हो। मुकेश कहने लगा कि मालकिन, एक मशहूर बंसारी दुकान है। वो बंसारी एक ऐसा दवा देता है कि बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी वो दवा लेकर जवान हो जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको भी एक बार उस दवा को ले लेना चाहिए। मुकेश की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे कैसे बात करता है। यहाँ तो कितने सारे बंसारी लोग बैठे हैं जो बातें बनाकर अपनी दवाई बेचते हैं। होता तो कुछ भी नहीं है, बस पैसे ही पानी में डूब जाते हैं। मैं मुकेश की बात को नज़रअंदाज किया तो कहने लगा, नहीं नहीं मालकिन, मेरी बात को आप गलत समझ रहे हैं। आपको नहीं पता कि इस बंसारी के पास बहुत ज़्यादा उपाय होता है। उसके पास लोगों की दवाई के लिए लाइन लगी होती है, और 2 दिन पहले से लाइन लगाओ तब कहीं आज बारी आती है और उसमें भी दवा नहीं मिलती। जिसका नंबर मिलता है उसी को बंसारी दवा बनाकर देता है। दूर दूर के लोग उस बंसारी के पास आकर नंबर लगाते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। सुना है ज़्यादा पैसा भी नहीं लेता है। अगर ऐसी बात है तो आपको इलाज करवाने में क्या बुराई है। आप ये भी तो देख लें कि ग्राहक यहाँ नहीं आते। अगर ऐसी ही रहा तो यहाँ बहुत परेशानी हो जाएगी। मुकेश की बात पर मैं मुस्कुरा पड़ी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसने मुझसे ज़्यादा अपनी नौकरी की बर्बादी की चिंता थी। वह सालों से मेरे साथ इसी कोठी में नौकरी करता था। अगर मैं नहीं कमाती तो इसे भी नौकरी से निकाल बाहर किया जाता, इसलिए वह मेरे खातिर चिंता कर रहा था। मैं मुकेश से कहा कि मैं जाऊंगी और मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। मुझे तो ऐसे बंसारी के पास भी डर लगता है, पता नहीं दवा के नाम से क्या कुछ नहीं मिलाकर खिला दे। वैसे होना कोई आसान काम नहीं है। अपने रंग रूप और चमड़ी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी चमड़ी को देखकर ही तो ग्राहक आते हैं। मुकेश मेरा बात सुनकर खामोश हो गया था। अंधेरा फैलना शुरू हुआ तो मैं हमेशा की तरह सज धज कर अपने कोठे पर बैठ गई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी मेकअप के जरिए अपने चेहरे की झुर्रियों को छुपा लूं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरकने लगी थी, लेकिन किसी ग्राहक का कोई अता पता नहीं था। आसपास की कोठियां गाने बाजे और चमचम की आवाज़ से गूंज रही थी। गाड़ियों की हॉर्न बता रही थी कि ग्राहक आने का वक्त शुरू हो गया है, लेकिन मेरा आंगन सूना हो गया था। ऐसे ही बैठे बैठे रात 10 बज चुके। मुकेश ने एक उदास नज़र मुझ पर डाली और कहा, मालकिन, लगता है यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में हवेली का दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाले शख्स को देखकर मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उस कोठी का मालिक था। किराया लेने के लिए आया था। मेरे पास उसे पैसे देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। वह 3 महीने से ना जाने कितने चक्कर काट रहा था और मैं हर बार उसे किसी न किसी बहाने से टाल दिया करती थी। लेकिन आज उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। वह मुझे देखकर जोर से हंसा और कहने लगा, क्यों गुनगुन, आज भी अकेली बैठी हो? तुम्हारे चेहरे का नूर खत्म हो चुका है। मान लो कि तुम बूढ़ी हो गई हो, और बूढ़ी औरतों का ऐसे धंधे में कोई काम नहीं होता। या तुम मेरे किराए दो या मेरी गुलाम बन जाओ। हर रात मेरी सेवा में गुजारना और मैं तुम्हारे इस कोठे का किराया माफ़ कर दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने गुस्से से कहा, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा किराया सूद समेत वापस कर दूंगी।
बल्कि तुम्हारे मुंह पर मारूंगी, लेकिन मुझे अपनी गुलामी में लेने की हिम्मत भी नहीं करना। गुनगुन अपनी मर्जी के आदमी के साथ ही रात गुजारती है, किसी की गुलामी नहीं करती। वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, जवानी चलेगी और तेरी अकड़ नहीं गई। यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। या तो तुम अपनी अपनी कोठी सजा कर मुझे अपना पैसा वापस करना, या फिर मेरे गुलाम बन जाने। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। मुझे 1 महीना का वक्त देकर चला गया और मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा। मैं जानती थी कि इस 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुकेश ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मालकिन मैं आपके साथ हूँ। आप ऐसा कीजिए कि बंसारी की दुकान से दवा ले लीजिए। देखना उसको खाती है आपके कोठे पर रौनक लग जाएगी। लोग फिर से आप पर पैसा बरसाएंगे और इस मकान मालिक के पैसे उसके मुंह पर दे मारना। मुकेश की बात पर मैंने दुख से इस देखा और अपने आप से कहा कि सही वक्त पर सही फैसला करती तो आज से वक्त देखने को नहीं मिलता। ना अपने माँ बाप का दिल दुखाती, ना घर से भागती, ना ही इस कोठी की वेश्या बनती। मेरी माँ की बद्दुआएं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। काश मैं अपने माँ बाप का दिल न दुखाती तो आज मैं ऐसे हालत में ना होती। आज मेरी आंखों के सामने मेरी पिछली जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगा था। कैसे मेरे माँ बाप मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखते थे। मैं उसकी इकलौती औलाद थी। मैं बहुत नाजों से पली बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही जवानी के कदम रखा, मेरी जवानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी ही अपनी मोहब्बत की पट्टी आंखों पर पड़ी और मुझे मेरे ही माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ा था। मैंने अपने माँ बाप को अपने प्रेमी के बारे में बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कहने लगे कि वह लड़का अच्छा नहीं है, ना ही कमाता है, ना ही पढ़ा लिखा है, तुम्हारे लायक ही नहीं है। मेरे माँ बाप की बात सुनकर मुझे वह लोग दुश्मन लगने लगे थे। किशोर ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, खामोशी से मेरे साथ चलो। लेकिन फिर भी मैं मनाने की कोशिश कर रही थी और नतीजा देख लिया था। मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से फिक्स कर दिया था और यही वक्त था कि किशोर ने मुझे मजबूर किया कि अंधेरे में अपना सामान लेकर घर से भाग जाऊं। मैं इनकार किया, लेकिन किशोर ने मुझे यकीन दिलाया सुबह तक लौट आएंगे और मैं उनकी बातों पर आ गई। मैंने कुछ ज़रूरत का सामान बांधा और बिना माँ बाप को बताए आधी रात को घर से भाग गई। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत के नाम पर मुझे इतना खौफनाक जिंदगी मिलने वाली है। किशोर ने मुझे उस हवेली पर लाया था। कहने लगा, मेरे पापा की हवेली है, मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हैं। मैं भी हवाओं में उड़ने लगी थी। इतनी बड़ी हवेली, इतनी बड़ी अमीर लोग, वह मुझे बड़ी सी गाड़ी में यहाँ लेकर आया था। जब यहाँ अंदर आई तो रंग बिरंगे लोग देखकर मैं हैरान रह गई। मगर किशोर कहने लगा कि मेरे पिताजी ने हमारे शादी के लिए जश्न रखा है। वह चाहते हैं कि धूमधाम से उसके इकलौते बेटे की शादी हो। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। वहाँ एक औरत मौजूद थी। किशोर ने बताया कि वह उसकी माँ है। वह खूब तैयार हुई थी और सजी संवरी हुई थी। उसने मेरे हाथ में एक लाल रंग का जोड़ा दिया और कहा, जाओ बेटी, तैयार हो जाओ। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है। अपने होने वाली सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं 16 साल की थी। दिल में मोहब्बत के जज्बात गुदगुदाने लगे और मैं उस लाल जोड़ा लेकर अपने कमरे में गई। मुझे वहाँ पर कुछ लड़कियों ने दुल्हन की तरह सजा दिया। हैरान की बात तो यह थी कि सब कुछ बहुत तैयार थी। रंग बिरंगे कपड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब मुझे शादी का इंतजार था। वो लड़कियां मुझे बिठा कर बाहर चली गई। मैं खुद को शीशे में देख रही थी और मैं अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में कोई कमरे में आया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं एकदम ही घबरा गई। मैं दूर खड़े होकर पूछा, तुम कौन हो? तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा दूल्हा। सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मेरा होने वाला पति कहाँ है? वह आदमी जोर से हंसा और कहने लगा, मैं जो कह रहा हूँ यही सच है। मैं ही तेरा दूल्हा हूँ। पूरे 10,000 देकर आज की रात के लिए तुम्हें खरीदा है। यहाँ पर रात तेरा ऐसा दूल्हा आया करेगा। और तू जो किशोर कह रही है वह किशोर नहीं, समीर है। तू बता, उसने तुझे कौन सा नाम दिया है? उस आदमी की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। थोड़े समय में मैं उसके इरादे समझ चुकी थी। मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। फिर उस आदमी ने जो कुछ मेरे साथ उस रात किया, मेरी चीख निकल गई। लेकिन वहाँ मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने यह रास्ता खुद ही चुना था। यह कांटे मेरे तन बदन को चुभ रहे थे। सुबह का उगता सूरज मेरी बर्बादी का संदेश लेकर आया था। मैं उस बिस्तर में उठकर बैठने की काबिल नहीं थी। माँ बाप की याद सताने लगी थी। मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे वापस नहीं जाने दिया और मेरे लिए मौका तो मैं सीधे वहाँ से फरार हो गई और घर पहुँच गई। लेकिन वहाँ जाकर तो मुझ पर एक और काम
कयामत टूट पड़ी। मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली थी। मेरी माँ पागल होकर गलियों में यहाँ वहाँ फिरने लगी थी। मोहल्ले वालों ने मुझे देखा तो मुझ पर पत्थर बरसाने लगे और कहने लगे कि तेरी जैसी बेटी होने से तो अच्छा है इंसान बे औलाद रहे। मैं हर तरफ से खाली हाथ रह गई थी। फिर इससे पहले कि मैं अपनी माँ को ढूंढती, फिर रमाबाई के आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया था और मुझे लेकर सख्त पहरा बिठा दिया था। सब कुछ खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे मैंने यह सच को स्वीकार कर लिया और वैसे भी जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन जब रमाबाई का राज खत्म हुआ तो मेरा राज शुरू हो गया। लेकिन मैंने कभी किसी मजबूर लड़की को ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं किया जिसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। मैं अकेली ही इस कोठी पर रह गई। लड़कियों को ज़बरदस्ती लेकर नहीं आती थी। जो मेरी ज़िंदगी में गुजरी वह किसी और लड़की की झोले में नहीं डालना चाहती थी और मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मैं अपने आप में ही इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर से ग्राहक मेरे लिए खातिर आते थे और मुझ पर हज़ारों रुपये लुटाते थे। लेकिन जवानी हमेशा तो नहीं रहती ना, और मेरे साथ भी यही हुआ। फिर जवानी का यौवन ढला तो मेरा मकान मालिक मुझे अपना गुलाम बनाने की खातिर सपने देखने लगा था। इसलिए आज मैंने मुकेश से कहा कि ठीक है, जाओ जाकर भिनसारी की दुकान से वह दवा लेकर आना, वही शायद आखिरी इलाज है। मेरी बात सुनकर मुकेश खामोश हो गया और कहने लगा कि मालकिन यकीन कीजिए, वाकई आपका दिन बदल जाएंगे। सुनकर रखा था उस पंसारी के हाथों में जादू है, जादू। मैं खामोशी से सर हिलाया और वापस अपने कमरे में चली गई। अब तो उस हवेली की तन्हाई मुझे डसने लगी थी। सालों से वही घुंघरू की झनकार और ग्राहकों के आने की आदत हो चुकी थी। नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। न दिन को नींद आती थी न रात को। हर वक्त मुझे चिंता सताती रहती थी। मगर मुकेश बंसारी के पास गया और खाली हाथ लौट कर आया और कहा, मालकिन मुझे दवा नहीं दिया। जिसके लिए दवा चाहिए वह खुद उसकी सूरत देखता है, फिर उसी के हिसाब से दवा बनाकर देता है। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, आप भी मेरे साथ चलो। मैं गुस्से से मुकेश को देखा और कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? भला ऐसी जगह में कैसे जा सकती हूँ? लोग हमें पहचान लेते हैं कि हम विषय हैं, फिर हमें पत्थर मारेंगे। फिर मुकेश कहने लगा कि मालकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने चेहरे पर नकाब पहन लीजिए, कोई आपको नहीं पहचानेगा। और वैसे भी सारी औरतें अपने अपने मतलब के लिए तो आती हैं। सब एक दूसरे से अपना चेहरा छुपाती हैं ताकि किसी को किसी की उम्र पता न चल सके। फिर मैं कोठे की हालत देखकर मुकेश की बात मान ली। फिर अगले दिन नकाब पहनकर उस बंसारी के पास पहुंच गई। उस दुकान के बाहर एक लंबी कतार लगी हुई थी। बहुत सी औरतें थीं, सभी अपना अपना मुंह छुपा कर रखे थे। मैं भी वहीं खड़ी हो गई। वहाँ की औरत ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे डर था कि कहीं उन्हें मेरे बारे में पता न चल जाए। दोपहर के बाद मेरा नंबर आया था। मुझे वहाँ मौजूद आदमी ने अपना चेहरा दिखाना था। चेहरा देखने के बाद एक बंसारी मुझे वह खास दवा बनाकर देता जिसे लेते ही दोबारा जवान हो जाती। लेकिन मुझे अपना चेहरा दिखा कर भी बहुत डर महसूस हो रहा था, कहीं यह दुनिया दोबारा से मेरे ऊपर पत्थर बरसा न दे। वहाँ बैठा आदमी कहने लगा कि मैडम, जब तक आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे हम आपके लिए दवा कैसे बनाएंगे? किसी भी दवा उसकी उम्र और उसकी स्किन को मुताबिक ही बनाई जाती है। मैं न चाहते हुए भी मैंने अपना नकाब चेहरे से हटा दिया और कागज़ पर वो जो कुछ लिखने लगा। लेकिन उसकी नज़रों में मुझे अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना असली नाम नहीं बताया। सालों से मेरा नाम गुनगुन था और मैं खुद भी इसी नाम से अपने आप को जानती थी। उस आदमी ने दोबारा से मेरा नाम पूछा तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया। फिर मैं बड़ी धीरे से बताया कि मेरा नाम गुनगुन है। कागज़ पर नाम लिख दिया। शायद मेरी इतनी मुश्किल से नाम बताने पर वह हैरान रह गया था। उसने यह कागज़ मेरे हाथ में थमाया और कहने लगा, मैडम आप 1 हफ्ते बाद आना। मेरा मालिक खुद दवा बनाकर आपको देंगे और इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। मैं वापस लौट कर आई और मुकेश को बताई। मुकेश को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से मेरी जवानी वापस मिल जाएगी, मेरा कारोबार फिर से चमक उठेगा। जब से मैं वहाँ से लौटी थी खुद को बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने अपना नकाब उतार कर फेंका और हवेली के एक कोने में बने कमरे में गई जहाँ रमाबाई अपने चरपाई पर जिंदगी की आखिरी सांस लड़ रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर चमक आई थी। मैंने कहा, काश कि तुम मुझे खरीद कर यहाँ न लाती तो मेरे साथ यह सब ना होता। मेरी बात पर रमाबाई हंसी और कहने लगी कि जिस तरह तुम यहाँ आई है ना, इसी तरह मैं भी यहाँ आई थी। जिंदगी ने कहाँ पहुँचा दिया है। कल तो मेरी जगह होगी और तेरी जगह कोई और। यही हमारा किस्मत है। लेकिन दूसरी हमें बंद किराए ही समझती है। जिंदगी के आखिरी दिनों पर रमाबाई अपनी किस्मत पर पछता रही थी। काश वो जिंदगी में भी सुधर जाती और वह किसी और लड़कियों को खरीदने का काम नहीं करती तो यह सिलसिला ही खत्म हो जाता। शायद मैं भी बच जाती। दिन ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन मुकेश ने कहा कि मालकिन, आपको बंसारी की दुकान में जाना है, आज दवा मिलने का दिन है। आप देखना, आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। मुकेश की बात सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी कि चल देख लेते हैं।
तेरे बंसारी की दवा में कितना दम है, तुम्हें बहुत भरोसा था ना। चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुकेश मुझे लेकर खुशी खुशी बंसारी की दुकान पर ले गया। एक छोटे से कमरे में बंसल जी अकेले बैठे थे और बारी बारी से औरत को अंदर बुलाकर उसकी दवा दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैं भी अंदर चली गई। मेरा पर्ची देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। गौर से मेरा चेहरा देखते हुए कहने लगा, आपके लिए तो मैं खास दवा बनाई है। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने एक पाउडर मिलाकर मेरे सामने रखा और कहने लगे कि पहले इसे खा लो, फिर मैं आपकी बाकी की दवाई का तरीका बता देता हूँ। मैंने खामोशी से वह दवा बंसारी के सामने ही घोलकर पी लिया था। बंसल जी ने दवाई की कुछ पुड़िया मेरे सामने रखी और मुझे मुंह पर लगा बड़ा सा चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। चश्मे की वजह से उसके चेहरे काफ़ी हद तक छुपे हुए थे, लेकिन जैसे ही चश्मा उतारने ही उसका चेहरा साफ मुझे दिखाई दे रहा था, जिसे मैं अच्छी तरह से पहचानती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैं खामोशी से फटी फटी आंखों से उस शख्स को देख रही थी। कहने लगा, पर्ची पर जब मैं तुम्हारा नाम पढ़ा तो मैं खुद तुम्हारी तरफ चला आया था। दिल कहने लगा था कि यह तुम ही हो। इतने सालों के बाद दोबारा मिलने मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मेरे नौकर ने तुम्हारा हुलिया बताया तो मुझे विश्वास होने लगा कि तुमने मिलने का किस्मत ने लिख दिया है। तुम अंदर आई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम वही हो जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का 26 साल गुजार दिए। मैंने दबे आवाज़ में पूछा कि गौरा तुम कैसे हो, अंकल आंटी कैसे हैं। वह धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा कि वो तो इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ मेरे पास है, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। वह हर वक्त तुम्हें याद करती है। सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ चली गई थी? और 1 महीने बाद जब तुम वापस आई तो कम से कम मेरे यहाँ आ जाती, मुझसे मुलाकात तो करती। तुम्हारी खातिर मैं दर दर की ठोकरें खाई। अगर तुम्हें किसी से शादी ही होना था तो मुझे बताती, मैं सब कुछ ठीक कर देता। भागने से पहले मुझे बता देती। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे माँ बाप को राजी कर लेता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे मैं क्या बताती कि मैं कहाँ थी, किस हालत में थी और आज तक कहाँ हूँ। वह कहने लगा कि अब तुम यहाँ तक आ गई हो तो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। उसकी हालत ठीक नहीं है लेकिन वह तुम्हें देखकर ठीक हो जाएगी। मैंने उसे इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रख सकती और न ही कभी हो सकता है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं गौरव को मेरी हकीकत का पता न चल जाए कि मैं वेश्या हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि गौरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम यह दवा लेने क्यों आई हो। मुझे मेरे नौकर ने तुम्हारे बारे में बताया था, वह तुम्हें पहचानता था। मुझे नहीं मालूम कि तुम उस कोठे पर कैसे पहुंची, किसने तुम्हें धोखा दिया और तुम पर क्या गुजरी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे खातिर 26 साल बहुत तन्हा था। ना मैंने शादी की और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी रागनी को बहुत साफ दिल की है। वह अपनी मर्जी से ऐसे रास्ते में नहीं जा सकती। हालात जो भी थे वह एक हादसा था, वह हालात बदल सकते हैं। मेरा हाथ थाम लो। गौरा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। अपनी सारी जिंदगी अपनी इज्जत गंवाने के बाद, उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद भी इज्जत मिलेगी, कोई मुझे अपना नाम देगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने कहा कि एक बार मेरी सारी सच्चाई जान लो, उसके बाद कोई भी फैसला लेना, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि मोहब्बत में सवाल जवाब नहीं होते। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ गलतियाँ माफ़ कर दी जाती है। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर दी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को भी ठीक कर देंगे। सालों बाद मुझे मेरा वजूद मिलने वाला था। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर पा रही थी। मेरा दवा कचरे के डिब्बे में डालकर कहने लगा, तुम ऐसी खूबसूरत लग रही हो, इसे खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मुझे ऐसे ही अपनाने के लिए राजी था। मैं मुकेश को अंदर बुलाई और उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए और रमाबाई का ख्याल रखने को कहा। मेरे बारे में जानकर मुकेश भी बहुत खुश हो गया। वह कहने लगा, मालकिन आप बहुत अच्छी हैं, आपने कभी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, इसलिए ऊपर वाले ने आपको यह दिन दिखाया है। मैं गौरा का हाथ पकड़कर घर चली आई थी। आज तक जिस रास्ते पर चली थी मुझे ज़बरदस्ती डाला गया था। जब मुझे ये रास्ता मिला तो मैं लौट आई थी। आज मैं उसके साथ एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, माँ बाप से ज़्यादा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, इसलिए किसी गैर मर्द के लिए अपने माँ बाप का इज्जत ना डुबाएं। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।